रिश्तों की सुगंध ही जीवन में सुख शांति लाती है, लेकिन राजीव अपनी धन दौलत के घमंड में डूबा रहता। रिश्तों की अहमियत उसके लिए कोई मायने नहीं रखती थी। परिवार, सगे संबंधी होते हुए भी वह खाली हाथ था। साथ था तो केवल एक दोस्त जो उसके साथ हमेशा ही था। अपने दोस्त राजीव चोपड़ा को दिल का दौरा पड़ने की खबर सुनकर मेरे मन में पहला विचार उभरा कि अपनी ज़िंदगी में हमेशा अव्वल आने की दौड़ में बेतहाशा भाग रहा मेरा यार आखिर ज़बरदस्त ठोकर खा ही गया। रात को क्लिनिक कुछ जल्दी बंद करके मैं उससे मिलने नर्सिंग होम पहुंच गया। ड्यूटी पर उपस्थित डॉक्टर से यह जानकर कि वह खतरे से बाहर है, मेरे दिल ने बड़ी राहत महसूस की थी। मुझे देखकर चोपड़ा मुस्कुराया और छेड़ता हुआ बोला, अच्छा किया जो मुझसे मिलने आ गया, पर तुझे मैं इस मुलाकात की फीस नहीं दूंगा डॉक्टर। लगता है खूब चूना लगा रहे हैं मेरे करोड़पति यार को यह नर्सिंग होम वाले। मैंने उसका हाथ प्यार से थामा और पास पड़े स्टूल पर बैठ गया। इस नर्सिंग होम के मालिक डॉक्टर जैन को यह ज़मीन मैंने ही दिलाई थी। तब जो कमीशन दिया था वह लगता है अफसोस समेत वसूल करके ही रहेगा मेरे यार से। कुएं से एक बाल्टी पानी कम हो जाने की क्यों चिंता कर रहा है। जरा सा दर्द उठा था छाती में। अब ये लोग 20-30 हज़ार का बिल कम से कम बना कर रहेंगे, पर मैं भी कम नहीं हूँ। मेरी देखभाल में जरा सी कमी हुई नहीं कि मैं इन पर चढ़ जाता हूँ। मुझसे सारा स्टाफ डरता है। दिल का दौरा पड़ जाने के बावजूद चोपड़ा का व्यवहार में खास बदलाव नहीं आया था। वह अब भी गुस्सैल और अहंकारी इंसान ही था। अपने दिल के दौरे की चर्चा भी वह इस अंदाज में कर रहा था कि उसे मानो मेडल मिला हो। कुछ देर के बाद मैंने पूछा, नवीन और शिखा कब आए थे। अपने बहू बेटे का नाम सुनकर चोपड़ा चिड़े से अंदाज में बोला, नवीन सुबह शाम चक्कर लगा जाता है। शिखा को मैंने ही यहाँ आने से मना कर दिया है। पर क्यों? अरे उसे देखकर मेरा ब्लड प्रेशर जो गड़बड़ा जाता है। अब तो सब भुलाकर उसे अपना ले यार। गुस्सा, चिढ़, नाराज़गी, नफरत और शिकायतें ये सब दिल को नुकसान पहुंचाने वाली भावनाएं हैं। ये सब छोड़ और कोई दूसरी बात कर। उसकी आवाज़ रूखी और कठोर हो गई। कुछ पलों तक खामोश रहने के बाद मैंने उससे याद दिलाया, तेरे भतीजे विवेक की शादी में बस 2 सप्ताह ही रह गए हैं, जल्दी से ठीक हो जा। मेरा हाथ नहीं बटाएगा क्या? मैंने कहा उससे, जिंदा बचा रहा तो ज़रूर शामिल होऊंगा तेरे बेटे की शादी में। यह डायलॉग बोलते हुए यूँ तो वह मुस्कुरा रहा था, पर उस क्षण मैंने उसकी आंखों में डर, चिंता, दयनीयता के भाव पड़े थे। नर्सिंग होम से लौटते हुए रास्ते भर में उसी के बारे में सोचता रहा था। हम दोनों का बचपन एक ही मोहल्ले में साथ गुजरा था। स्कूल में 12वीं तक की शिक्षा भी साथ ली थी। फिर मैं मेडिकल कॉलेज में प्रवेश पा गया और वह BASC करने लगा। पढ़ाई से ज़्यादा उसका मन कॉलेज की राजनीति में लगता। विश्वविद्यालय के चुनाव में हर बार वह किसी न किसी महत्वपूर्ण पद पर रहा। अपनी छात्र राजनीति में दिलचस्पी के चलते उसने LLB भी की। लोग कहते हैं कि कोई अस्पताल या कोर्ट के चक्कर में कभी ना फंसे। देख, तू डॉक्टर बन गया और मैं वकील। भविष्य में तुझसे ज़्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा डॉक्टर, क्योंकि दौलत पढ़ाई के बल पर नहीं बल्कि चतुराई से कमाई जाती है। उसकी इस तरह के डींगे मैं हमेशा ही सुनता आया था, अब भी सुन रहा हूँ। उसकी वकालत ठीक नहीं चली तो वह प्रॉपर्टी डीलर बन गया। इस लाइन में उसने सचमुच तगड़ी कमाई की।
मैं साधारण सा जनरल डॉक्टर था। मुझसे बहुत पहले उसके पास कार और बंगला हो गए। हमारी दोस्ती की नींव मजबूत थी, इसलिए दिलों का प्यार तो बना रहा, पर मिलना जुलना काफ़ी कम हो गया। उसका जिन लोगों के साथ उठना बैठना था, वे सब खाने पीने वाले लोग थे। उस तरह की सोहबत को मैं ठीक नहीं मानता था, इसलिए हम लोग कम ही मिलते थे। हम दोनों की शादी साथ साथ हुई और इत्तेफाक से पहले बेटी और फिर बेटा भी हम दोनों के घर कुछ ही समय आगे पीछे जन्मे। चोपड़ा ने 3 साल पहले अपनी बेटी की शादी एक बड़े उद्योगपति खानदान में अपनी दौलत के बल पर की। मेरी बेटी ने अपने सहयोगी डॉक्टर के साथ प्रेम विवाह किया। उसकी शादी में मैंने चोपड़ा की बेटी की शादी में आए खर्चे का शायद 10वां हिस्सा ही लगाया होगा। रुपए को अपना भगवान मानने वाले चोपड़ा का बेटा नवीन कॉलेज में आने तक एक बिगड़ा हुआ नौजवान बन गया था। उसकी मेरे बेटे विवेक से अच्छी दोस्ती थी, क्योंकि उसकी माँ सविता मेरी पत्नी मीनाक्षी की सबसे अच्छी सहेली थी। इन दोनों नौजवानों की दोस्ती भी की मजबूत नींव भी बचपन में ही पड़ गई थी। नवीन गलत राह पर चल रहा था। मेरी ऐसी सलाह पर चोपड़ा ने कभी ध्यान नहीं दिया। बाप की दौलत पर बेटा क्यों न ऐश करे। तू भी विवेक के साथ दिन रात की टोका टाकी वाला व्यवहार मत किया कर। डॉक्टर, अगर वह पढ़ाई में पिछड़ भी गया तो कोई फ़र्क नहीं, उसे कोई अच्छा बिजनेस मैं शुरू करा दूंगा। अपनी ऐसी दलीलों से वह मुझे खींचकर चुप हो जाने को मजबूर कर देता था। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इसका अगला भाग कल सुनाऊंगी।